जय हिंद। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज और आज एक कमाल का पॉडकास्ट हम शूट करने जा रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे शिक्षा को लेकर और तमाम अन्य टॉपिक्स पर भी बात करने का प्रयास करेंगे। आज इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु अग्रवाल। आप केमिस्ट्री के शिक्षक हैं और साथ ही साथ आप राजनीति में भी थोड़ा एक्टिव रहते हैं। कैसे एक्टिव रहते हैं वो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन सर्वप्रथम आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमने तो आपके इंट्रो में थोड़ा बता दिया, लेकिन हम चाहेंगे विस्तार से आप अपने बारे में जरूर बताएं। जी, मैं लगभग 12 से 13 साल मुझे हो गए शिक्षा के क्षेत्र में और मैं बच्चों को केमिस्ट्री की शिक्षा देता आ रहा हूँ। स्टार्टिंग मैंने यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ करी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता चला गया और सीबीएसई, आईसीएसई से लेके आईबी बोर्ड तक के और यहाँ तक कि मलेशिया, थाईलैंड, कुआलालंपुर, इन देशों के बच्चों को भी मैं शिक्षा देता हूँ ऑनलाइन माध्यम से। आपके अकॉर्डिंग आज के टाइम की शिक्षा में और पहले टाइम की शिक्षा में क्या बदलाव हुआ है, या यूं कहें कि कितनी बदलती आ चुकी है? पंकज भाई, शिक्षा में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। अगर हम पिछले 10 से 15 सालों का ही देखें सिनेरियो, तो शिक्षा जो है पहले किताब से लेकर अब डिजिटलाइजेशन तक पहुंच चुकी है। इसका कुछ फ़ायदा भी है और इसका नुकसान भी है। फ़ायदा इसमें क्या है? फ़ायदा यह है कि पहले गांव देहात के जो बच्चे होते थे वो हायर लेवल की एजुकेशन को नहीं अचीव कर पाते थे, लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तो सबके लिए उपलब्ध है सब चीज़ें। आप एक क्लिक से कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब पे इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ हैं, इतने अच्छे एनिमेशंस हैं जो बच्चों को कम टाइम में ज़्यादा समझ का मौका देती हैं। तो ये एक बेटरमेंट हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। साथ साथ एआई की क्रांति जो अब आई है, इसने भी शिक्षा को बहुत ज़्यादा व्यापक रूप पर पहुंचा दिया है, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं इस चीज़ के। जैसे बच्चे पढ़ते पढ़ते बोरियत होने लगती है। तो पहले क्या होता था, बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते थे तो बाहर घूम लेते थे, खेल लेते थे, लेकिन अब उसी मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। अब उसमें अच्छी सामग्री भी है और बुरी सामग्री भी है। सीधी सी बात है, हर कोई कहाँ की तरफ आकर्षित होता है? बुरे इवेंट की तरफ, बुरी सामग्री की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। तो बच्चों को उसमें थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, जैसे शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एक सरल शब्दों में अगर समझना चाहें तो मोबाइल का ज्ञान और किताबों का ज्ञान, दोनों में से आज किसे आप बेहतर मानते हैं? देखिए, मैं दोनों को ही बेहतर मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही हमारे लिए यूज़फुल है। मोबाइल से भी हम चलाते चलाते बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हम किताबों से नहीं प्राप्त कर पाते पर हमें मिल जाती हैं। आजकल रील्स भी बनती हैं, उन पर एनिमेशंस भी बनते हैं। तो दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन एकाग्रता जो है, मेन चीज़ है फोकस और एकाग्रता, वो किताबी ज्ञान से ही हमें मिल पाता है और ज़्यादा समय तक हम उसको याद भी रख पाते हैं। अच्छा, अब पढ़ाई तो ज़रूरी है, ये तो हमेशा से कहते आ रहे हैं। तो स्किल्स कितनी मैटर करती हैं और शिक्षा साथ ही साथ कितनी मैटर करती है? फिर आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा, मैं दोनों ही चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहूँगा। कारण है कि जब हमें किसी चीज़ का बेसिक ज्ञान नहीं होगा तो हम उसकी परख नहीं कर पाएंगे, उसमें कौशल नहीं आ पाएगा, स्किल्स नहीं आ पाएंगे। आज की शिक्षा जो है वो स्किल ओरिएंटेड ज़्यादा है नॉलेज ओरिएंटेड से। आपको नॉलेज भी होनी चाहिए और आपके पास स्किल भी होना चाहिए, तभी आपकी डिग्री जो है वो काम की है। डिग्री सिर्फ एक तरह से आप ये कह सकते हो किसी भीड़ में एंटर करने का एक मार्ग है, लेकिन उस भीड़ में अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको स्किल आना चाहिए। अच्छा, 12th के बाद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बहुत सारे बच्चों को कि अब आगे क्या करना है। बहुत भैया भी मिल जाते हैं, दीदियाँ मिल जाती हैं, रिश्तेदार मिल जाते हैं, सुझाव देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो। और अब वो वाला टाइम थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो रील कट कर आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं, भोकाल दिखाए जा रहे हैं तरह तरह की जॉब्स के। तो बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब में समय व्यर्थ होने लगता है। ये सब चीज़ें, ये सब इन्वायरमेंट आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं मानता हूँ कि कोई रील देखकर या अपने दोस्त जो उसका दोस्त कर रहा है वही कर कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो एक अंदर से ही कुछ चीज़ें आती हैं, या भगवान की कृपा कह लो, या परिवार का इफेक्ट कह लो, सोसाइटी का इफेक्ट कह लो, टीचर्स का इफेक्ट कह लो, कि अंदर से ही कुछ चीज़ें आती हैं कि मुझे यही बनना है। आप देखिएगा, जो बच्चे अब देखा देखी कि मैं उसने ये करा है मैं भी ये करूँ, तो वो आगे चल के सफल नहीं हो पाते। हो सकता है, ये पक्का होगा कि वो आगे चल के अपना प्रोफेशन बदल देगा अगर कोई किसी की देखा देखी कुछ चीज़ें करेगा।
तो जो अंदर से आए, जो आपको लगे कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे मैं अपने ऊपर उदाहरण लेता हूँ कि मुझे टीचर में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बना। आज के सिनेरियो में आप देखोगे मैक्सिमम 90% टीचर आपको हर स्कूल में बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए मिलेंगे। वो करना कुछ था, आप उनकी डिग्री देखना, बीटेक वाले मिलेंगे लेकिन वो बन गए टीचर। बीटेक का टीचिंग से कोई संबंध ही नहीं है। तो ये अगर आपको टीचर बनना था तो आप एमएससी करते या एमए करते, पीएचडी करते, बीएड करते। तो बाय डिफ़ॉल्ट बनोगे तो उसमें पढ़ाने में भी दिक्कत आएगी, वो साफ इफेक्ट हो जाता है। तो मेरा बचपन से था कि मैं टीचर ही बनूं। हाँ, साथ साथ ये भी था कि डॉक्टर भी बनूं, वो नहीं बन पाए, कुछ मार्क्स कम रह गए, लेकिन टीचर बनने का पैशन था तो मैं बन भी गया और भगवान की कृपा से आज अच्छे तरीके से पढ़ा भी पा रहा हूँ। जैसा कि आपने अपनी शिक्षा यात्रा बताई और तकरीबन 11 साल या 10 साल से तो ऊपर ही समय हो चुका है। उस समय तो काफ़ी मोटी-मोटी किताबें आती थी और उन्हें कंप्लीट करने में भी कितना समय निकल जाता था। लेकिन अब की बात करें तो अब कितना बदलाव आ चुका है? अब क्वेश्चंस का जो स्तर है वो पहले से काफ़ी आसान हो चुका है। किताबों का जो भार है पहले से हल्का हो चुका है। पहले एक एक सब्जेक्ट की 2-2 किताबें होती थी। हाँ, कुछ बोर्ड्स में अभी भी अच्छा है सिस्टम। जैसे अगर हम फॉरेन कंट्री के बोर्ड्स देखें तो वहाँ बिल्कुल आपको रट्टाफिकेशन भी चलाएगा, वहाँ पे आपका मेंटल एबिलिटी भी टेस्ट करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग भी टेस्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ खाली रट्टाफिकेशन से ही काम नहीं करना चाहिए और रट्टाफिकेशन को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप रट्टा मारने की प्रवृत्ति छोड़ दोगे तो आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। आज आप जनरेशन में देख सकते हो, जो आज की जेन ज़ी है उसको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। वो समझ लेगा, क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग पर चला जाएगा, लेकिन भूल जा रहे हैं, मेमोरी लॉस हो जा रहा है थोड़ा थोड़ा। ये सबके साथ हो रहा है। अच्छा, एक बात है, चाहे वो मैथ हो या केमिस्ट्री हो, ये 2 सब्जेक्ट ज़्यादातर ऐसे देखे जाते हैं, जो समझ चुके हैं वो तो कहते हैं कि अरे बहुत आसान है, और जो नहीं समझ पाते हैं, या मैं यूँ कहूँ ज़्यादातर का जो जवाब होता है वो यही होता है कि केमिस्ट्री और मैथ दोनों टफ है। चूँकि आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो इस तरीके से केमिस्ट्री को आसान करके चला जा सकता है, समझा जा सकता है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो आसान ही है, मुश्किल है ही नहीं। अगर मुश्किल होता वो सबके लिए होता। लोग उसमें 100 नंबर आ ही नहीं पाते, कुछ के आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे हैं। उसका कारण है कि उनके पढ़ने का तरीका या उनको जो पढ़ा रहा है टीचर उसका तरीका। आप सबसे पहले जो भी पढ़ें, सपोज करिए केमिस्ट्री में आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा एटम, तो आप उस एटम के बारे में पढ़ लो, जहाँ से भी पढ़ सको, जितना भी पढ़ सको उसको पढ़ लो। अब उसके बाद उस जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस करो। जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, हो सकता है आप पे 70% क्वेश्चन हो, 80% क्वेश्चन हो। जितने क्वेश्चन आप कर लोगे सही, वो तो आपको आ गए। जो गलत हो गए वो आप देखोगे पलट के भाई गलत क्यों हो गए, आपको वो भी आ गए। और जब आप क्वेश्चन करने में सफल हो जाओगे तो इसका मतलब आपको पूरा का पूरा टॉपिक आ चुका है। तो पढ़ने और पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि टॉपिक पढ़ो और उसके क्वेश्चंस लगाओ, जितने मैक्सिमम लगा सकते हो। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ एक भी आपको टॉपिक ऐसा नहीं होगा फिर जो आपको पहुँच से बाहर होगा। अभी शिक्षा पे हम बात कर चुके हैं और मैंने जैसा कि शुरुआत में इंट्रो में भी कहा था कि सर का राजनीति से भी थोड़ा सा जुड़ाव है। वो क्या है, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे थोड़ा कि बताएं आप कैसे जुड़ाव है। बात 2013 की है, जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा था। लोग विपक्षी पार्टियों के भ्रष्टाचार वगैरह से सब तंग आ गए थे। तो उस समय मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी देश हित में कुछ कार्य करना चाहिए। तो मुझे मौका मिला और मैं पार्टी से जुड़ गया। मुझे जुड़वाने वाले थे अमित गुप्ता जी हैं, ब्रह्मपुरी में रहते हैं, और गौरव शर्मा जी और दीपक शर्मा जी। उन्होंने मुझे पार्टी में जुड़वाया और फिर धीरे धीरे सपोर्ट दिया, धीरे धीरे चलते तो आज थोड़ा सा मैंने स्तर पा लिया है अपने बड़े गुरुजनों की मदद से। महानगर अध्यक्ष श्री विवेक रस्तोगी जी हैं भाजपा में मेरठ में, उनकी वजह से, सीमा श्रीवास्तव जी की वजह से, हमारे पार्षद राकेश शर्मा जी की वजह से, कमल दत्त शर्मा जी की वजह से। तो इनकी वजह से मैंने स्तर पा लिया है, थोड़ा सा अचीव करा है, जिसकी वजह से मुझे महानगर में आईटी और सोशल मीडिया में नगर का संयोजक बना रखा है। तो धीरे धीरे उसकी ओर अग्रसर हैं। अच्छा, राजनीति के सफर में जनता का आशीर्वाद मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जनता के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर शिक्षा को जोड़ दें। एक राजनेता को क्या शिक्षित होना भी ज़रूरी है, और क्या शिक्षित राजनेता आगे देश के भविष्य में चार चांद लगा सकता है, देश की तरक्की में योगदान कर सकता है? बिल्कुल,
भाई जो शिक्षक होता है उसके हाथ में होता है कुछ भी चीज़ का निर्माण करना या कुछ भी चीज़ को ध्वंस कर देना। उसको पता होता है कौन क्या कर सकता है, उसको सबकी एबिलिटी पता होती है। तो इसलिए एक शिक्षक जो है वो अच्छे राजनेता के रूप में आगे बढ़ सकता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी सपा के जो सुप्रीमो रहे हैं वो भी शिक्षक थे पहले, और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं। एमएलसी का इलेक्शन होता है, शिक्षक एमएलसी का इलेक्शन होता है, उसमें सब शिक्षक ही इलेक्शन लड़ते हैं, और हमारे भाजपा से भी पिछले साल जीते हैं, तो वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप भी क्योंकि राजनीति से आपका जुड़ाव है, तो आज तो हम केमिस्ट्री के अध्यापक से बात कर रहे हैं, और जैसे आपने पार्टी का नाम बताया उनसे जुड़े हुए भी हैं। आगे क्या हम आपको भी राजनीति में प्रॉपर देख पाएंगे? देखिए, मैं राजनीति में तो रहूँगा बिल्कुल, और मेरा जो राजनीति में आने का जो मकसद था वो ये था कि मैं लोगों का हेल्प करना चाहता था। कि मैं देखता था कि यार ये चीज़ नहीं अचीव कर पा रहा, तो मैं जितना भी मेरे से हो सकता है या मेरे जरिए जो मेरे और कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू लोगों की मदद करना, ये मेन और सर्वोपरि कार्य है। बाकी तो भगवान की इच्छा है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब थोड़ा सा बढ़ेंगे रैपिड राउंड की तरफ, आपको उसमें वन लाइनर जवाब देने, और देखते हैं आप कैसे जवाब आपसे आने वाले हैं। तो आपके अनुसार एक शिक्षित व्यक्ति कौन है? शिक्षित व्यक्ति वो है जिसके पास संस्कार हैं और जो दूसरों को अपने से ना तो नीचे देखता ना अपने से ऊपर देखता, अपने बराबर देखता है। 15 घंटे की पढ़ाई कारगर है, या 2 या 4 घंटे में भी उतनी पढ़ाई की जा सकती है? अगर रणनीति सही हो, आपकी 5 घंटे की पढ़ाई भी 15 घंटे की पढ़ाई को मात दे सकती है। आज के समय में आपके अकॉर्डिंग डिजिटल शिक्षा ग्रहण करनी ज़्यादा अच्छी है, या ऑफलाइन क्लासेस में या घर पे पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा है? ऑफलाइन पढ़ने के बाद उसको ऑनलाइन रिवीजन के तौर पे हम कर सकते हैं। अब आगे की रणनीतियाँ आपकी क्या रहने वाली हैं? आगे और क्या नए प्लान्स हैं, उनके बारे में आप? बस मुख्य प्लान तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में ही है कि जो वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं और जो शिक्षा का भार सहन नहीं कर सकते, उनके लिए हम लोग के दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसी को भी किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो, कुछ पढ़ना हो, लिखना हो, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ और आगे कंधे से कंधा बढ़ा के उनके साथ चलने को तैयार हूँ। अब मदद की बात हो ही गई है, क्योंकि आप केमिस्ट्री के शिक्षक हैं, और हो सकता है ये इंटरव्यू उन बच्चों तक पहुंचे जो केमिस्ट्री में रुचि रखते हैं या केमिस्ट्री में थोड़ा अपने आप को कम आंकते हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा परफेक्ट बना पाएँ, थोड़ा केमिस्ट्री में उनका मन लगे। अगर वो आपसे जुड़ना चाहें, जुड़कर पढ़ना चाहें, तो क्या रास्ता है? आप मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी आ सकते हैं, या पॉडकास्ट में मैं आपको पंकज भाई को अपना नंबर मैं शेयर कर दूंगा, आप उसके थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हर बच्चा पढ़े, केमिस्ट्री में इतना गढ़े कि हमारा देश आगे बढ़े। तो आज के हमारे खास अतिथि हिमांशु अग्रवाल थे। आप केमिस्ट्री के शिक्षक हैं और साथ ही साथ भाजपा के सदस्य भी हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते चलते उनके लिए संदेश जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बस हमें अपने आप को इतना सशक्त बनाना है कि हमारी वजह से हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो, और कोई गलत कार्य हमें नहीं करना है जिससे हमारे देश की या हमारे परिवार की या हमारे समाज की छवि धूमिल हो। एकता के साथ आगे बढ़ना है, जात पात को दूर हटाना है, धर्म को, पंथ को, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एज अ टीचर हमारे तो मन में कभी रहता नहीं है कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन एससी, कौन एसटी, कौन ओबीसी, कौन जनरल। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे यही निवेदन है कि देश को एक बनाए रखें। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी नए अतिथि के साथ। तब तक आप रखिए अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।